हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स इस बुक का चैप्टर 7 कराने वाला हूं। तो वो है प्रोसेसर एंड मेमोरी। उसको अपन इन डेप्थ एंड डिटेल में देखेंगे, जितना अपन अंदर जा सकते हैं उसके अंदर जाके एक एक चीजों को स्क्रैच से देखेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक देखेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है आपका चैप्टर प्रोसेसर एंड मेमोरी। ठीक है, तो इसको अपन थ्योरी लैंग्वेज को छोड़ के, थ्योरी अपन बाद में पढ़ेंगे, थ्योरी में भी कौन सा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे अपन। इसको डायरेक्ट मैं समझाता हूँ क्या चीज है, कैसे है, मतलब पहले समझाऊंगा, उसके बाद अपन थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको क्या क्या याद करना है एज ए कॉम्पिटिशन, मतलब कंपटीशन ओरिएंटेड में बताऊंगा आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, पूरा इतनी सारी थ्योरी याद नहीं रखनी, ओनली की पॉइंट्स बताऊंगा। तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो गाइस, सबसे पहले आपको ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें देखो क्या दे रखा है, पूरी प्रोसेसर, नाम ही है प्रोसेसर एंड मेमोरी, मतलब प्रोसेसर के बारे में बता रखा है कुछ और मेमोरी के बारे में बता रखा है। ठीक है, इन दोनों को पूरा बता रखा है क्या है। तो सबसे पहले ये एक डायग्राम दे रखा है, इसका मतलब अपन समझते हैं। देखो, आप कंप्यूटर अगर बनाओगे ना, कंप्यूटर में आप हाँ बहुत सारी चीजें डाल सकते हो, माउस भी होता है, कीबोर्ड भी होता है, पर मेजरली क्या चाहिए कंप्यूटर बनाने के लिए, सबसे पहले वो बता रखा है। मेजरली क्या चाहिए कि इनके बिना तो कंप्यूटर बनेगा ही नहीं, मतलब ये तो बेसिक रूट है ना। जैसे अपन बोलते हैं हमें एक घर चाहिए, ठीक है, तो अब घर तो झोपड़ी भी घर होता है ना। घर तो आप कैसा बना लो घर होता है, पर आप उसके अंदर एडवांस चीजें लगा देंगे। अब घर में मेरे यहाँ क्या बोलते हैं, पंखा भी होगा, घर में मेरे यहाँ क्या बोलते हैं एसी भी होगा, घर में मेरे यहाँ मसाज चेयर भी होगी। तो ये सब तो क्या है, एडवांस आप चीजें लगाने लगे। बाकी घर क्या है, घर तो एक ऐसी चीज है जो कि बस चारों तरफ से आपकी सुरक्षा कर सके। ठीक है, वैसे कंप्यूटर के अंदर बेसिक आपके क्या है, एलिमेंट्स, नेसेसरी एलिमेंट जिसके बिना कंप्यूटर बन ही नहीं सकता, उसके बारे में इसके अंदर बता रखा है। ठीक है, तो वो बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है, वो बेसिक एलिमेंट्स मेनली चार चीजें है। कौन कौन सी? एक तो आपके पास रैम होनी चाहिए। अभी क्या होती है रैम, ये आगे आएगा, इन डिटेल आएगा, अच्छे से आएगा रैम क्या होती है। ठीक है, आपके इसके अलावा रैम होती है। एक आपके पास, इसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, आगे आएगा इसके बारे में। प्राइमरी मेमोरी चाहिए आपको, सेकेंडरी मेमोरी चाहिए। ठीक है, आपको सेकेंडरी मेमोरी चाहिए। ठीक है, अब चूंकि में मेमोरी है तो मेमोरी कहीं स्टोर होगी, तो उस पर अपन डिवाइस भी बोल सकते हैं, प्राइमरी डिवाइस है, सेकेंडरी डिवाइस है। ठीक है, तो पर मैं आपको मेमोरी बोल रहा हूँ, मेमोरी मतलब जहां पे आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आगे डिटेल आएगी दोनों सबके बारे में। प्राइमरी मेमोरी चाहिए, सेकेंडरी मेमोरी चाहिए। ठीक है, और क्या चाहिए, और अपने पास सीपीयू होना चाहिए जिसके अंदर जिसके पार्ट्स होते हैं, जो कि अभी मैं बताऊंगा। जस्ट पहला टॉपिक ये आएगा, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और इसके अलावा आईओ डिवाइस होनी चाहिए। अब आईओ डिवाइस तो अपने चालू करने के लिए, चाहे आप आईओ डिवाइस नहीं भी लगाओगे तो कंप्यूटर फॉर्म हो जाएगा, पर आपको कुछ कर नहीं पाओगे आप उसके अंदर। तो आईओ डिवाइस चाहिए। आईओ डिवाइस यानी जैसे मॉनिटर आप नहीं लगाए तो मॉनिटर के बिना चलाओगे क्या, है ना। कंप्यूटर बन के रेडी हो जाएगा बिल्कुल, उसमें एग्जीक्यूट भी होंगे प्रोसेस, पर आईओ डिवाइस एटलीस्ट इतने तो चाहिए कि आपका कम से कम काम चले। ठीक है, तो इसलिए आईओ डिवाइस दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स हैं, तो अपन इन सबको आगे जाके डीप में पढ़ेंगे। प्रोसेसर कौन सा हुआ, प्रोसेसर हुआ ये जो दे रखा है ना, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको मिला के बोलते हैं प्रोसेसर। ठीक है, सीपीयू इसको मिला के बोलते हैं, और इन सबको मिला के भी सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। अब इसके अंदर मैं बेसिक फ्लो बता रहा हूं, कैसे फ्लो चलता है। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, सेकेंडरी डिवाइस आपका इससे प्राइमरी मेमोरी से बात करता है। ठीक है, और प्राइमरी मेमोरी ये कैश मेमोरी आएगी, इससे बात करता है, और फिर हमें ये सीपीयू से बात करता है। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ पे ये क्या दे रखा है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ये सीपीयू से बात करता है। ये एक डायरेक्ट लिंक दे रखा है आपको, है ना। इन डिटेल नहीं बता रखा, डायरेक्ट बता रखा है कि सेकेंडरी डिवाइस को भी सीपीयू से बात करनी पड़ती है। अब सीपीयू कौन सा, ये बड़ा वाला सीपीयू की बात कर रहा है, इसके अंदर बात करता है। अब इसके अंदर ये नहीं बता रखा, इसके अंदर पहले रैम से बात करता है, सेकेंडरी स्टोरेज, फिर कैश से बात करता है। एकदम ऊपर ऊपर से बता रखा है कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सीपीयू से बात करता है, आईओ डिवाइस भी सीपीयू से बात करता है। और सीपीयू के अंदर, खुद के अंदर देखें तो अपने पास जो रैम होती है वो पहले कैश मेमोरी से बात करती है, कैश मेमोरी है वो कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से बात करती है। ठीक है,
तो अब अपन देखते हैं इसके आगे। ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट था, बस इतना ही था कि ऊपर ऊपर से आपको समझ में आ जाए। मतलब सब कुछ आखिर में जाके सीपीयू से ही बात करनी होती है। सीपीयू मतलब, अब सीपीयू का मतलब अपन आगे समझेंगे, ठीक है। तो गाइस देखो, अब देखते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, इसका नाम होता है सीपीयू, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो सीपीयू है ये बेसिकली दो पार्ट्स में बटा होता है। अब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। वैसे अपन देखो, अपने पास जो कंप्यूटर में डब्बा होता है पूरा का पूरा एक, उसे भी अपन सीपीयू बोलते हैं। पर मेजरली अगर अपन डीप में जाके बात करें तो वो ये पूरे को भी सीपीयू बोल सकते हैं अपन। पर मेजरली अगर अपन कंप्यूटर के टर्म्स में बोले तो सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, एएलयू और सीयू। ये दो ही पार्ट्स होते हैं, इन दो पार्ट्स के अंदर ही सारा काम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, सीयू में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, एएलयू में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। अब देखो, इस एलिमेंट्स के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे बाद में सारी चीजें तो बाद में बता रहे हो, बाद में कब पढ़ेंगे। तो देखो, आप एकदम कोई चीज बेसिक से चालू करते हो, मान लो किसी को ये भी नहीं आता 5+6 क्या होता है, तो उसे एटलीस्ट काउंटिंग के बारे में बताना पड़ेगा पहले, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। मतलब कोई तो चीज बतानी पड़ेगी शुरुआत में। तो वैसे ही मैं आपको ऊपर ऊपर से पहले बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, फिर मैं एक एक चीज क्लियर करते जाऊंगा आपकी, ठीक है। तो अपन देखते हैं क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, जस्ट उसके नाम देख रहे हैं अपन, उसके बाद आप याद रख लेना क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो, कंट्रोल यूनिट में एक होता है डिकोडर, अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। एक होता है प्रोग्राम कंट्रोल रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर, इसे बोलते हैं जीपीआर, जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर क्या होता है, एक्यूमुलेटर और जनरल पर्पज रजिस्टर, ठीक है। ये चीजें होती है। अब इसके अलावा और अगर आप डीप जाओगे, केवल कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ोगे, तो आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी इसके अंदर। पर बेसिकली ऊपर ऊपर से ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको ऐसा कैसा याद कर रख लो। कंट्रोल यूनिट के अंदर जैसे आपके पूछ सकते हैं कि डिकोडर किस में प्रेजेंट होता है, कंट्रोल यूनिट में या एएलयू में, तो आप बता सकते हो डिकोडर सीयू के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप इसके बारे में याद रख लो, इसको क्या क्या है, आगे मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। अब देखो गाइस, जो सीयू है ना, उसको अपन इस कंप्यूटर का सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, कि ये नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है ना नर्वस सिस्टम, वैसे इसको बोलते हैं। और जो एएलयू है ना, इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ब्रेन मतलब जैसे ह्यूमंस में ब्रेन होता है, वैसे ह्यूमंस को कंपेयर करा है सीयू और एएलयू के साथ। सीयू को नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एएलयू को ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और दे रखी है, मैं इधर बताता हूँ कि माइक्रो कोड क्या होता है। माइक्रो कोड क्या होता है, माइक्रो कोड का मतलब होता है जो भी अपने पास इंस्ट्रक्शन जाता है ना, अपने पास नहीं, मतलब एएलयू और सीयू के पास, सीपीयू के पास जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन और अटैच होता है, इंस्ट्रक्शन 10 के अंदर ही होगा, और अटैच होता है। तो वो क्या बताता है, वो बताता है कि सीपीयू को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, मतलब उसको डायरेक्शन देता है एक एग्जीक्यूट करने की। मतलब इंस्ट्रक्शन अपना है, जैसे बता रखा है 5+6 को ऐड करना है, ठीक है। अब वो बता देगा कि कैसे कैसे ऐड करना है। इसमें आप आगे पढ़ोगे इंस्ट्रक्शन सेट, है ना। तो बताता है कि आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट लेना है ना, और मतलब उसकी सारी इंफॉर्मेशन बता देता है। तो वो उसे बोलता है माइक्रो कोड, ठीक है। और गाइस, एक चीज और बता दूं मैं, जो ये एएलयू है, ये क्या काम आता है, ये बेसिकली जब भी कंट्रोल यूनिट के पास है ना, क्या बोलते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है, तब वो देखता है कि वो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन तो नहीं है। अरिथमेटिक मतलब, इसका नाम ही अरिथमेटिक है, मतलब ऐड हो रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, माइनस हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, या फिर कोई सा भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा हो, ठीक है। तो जैसे ही उसके पास आता है, वो भेज देता है एएलयू के पास कि तू कर ये काम, ठीक है। या फिर कोई भी लॉजिक ऑपरेशन आता है, लॉजिक ऑपरेशन मतलब कि ए और बी में से कौन सा बड़ा है, बी और ए बराबर हैं क्या, ऐसे जितने भी लॉजिक ऑपरेशन आते हैं जिसमें अपने को चूज करना पड़ता है, इधर ये या फिर ये है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। उसके अंदर भी ये अर्थ इसको भेज देता है कंट्रोल यूनिट एएलयू के पास, अगर इसके पास ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक यूनिट, अरिथमेटिक कोई ऑपरेशन आता है या फिर कोई लॉजिक ऑपरेशन आता है, लॉजिकल, तो वो
ALU के पास ट्रांसफर कर देता है। ये काम करता है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करने के, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास CU कंट्रोल यूनिट प्लस ALU, ये दोनों अगर एक साथ एक सिलिकॉन चिप पे जुड़े हुए हैं, मतलब एक सिलिकॉन चिप पे लगे हुए हैं, समझ गए ना। ये CU और ALU, ये CU और ये ALU जब एक सिलिकॉन चिप पे लगे हुए हो तो उसे अपन बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। याद रखना, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। जब CU और ALU एक सिलिकॉन चिप पे लगे हुए हैं तो उसे अपन बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ये देखो आगे दे रखा है ALU के बारे में, ठीक है। और इसमें एक चीज और दे रखी है, इसमें ये करने के अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये सब कैसे होता है, इसके लिए नेसेसरी सर्किट्स लगे हुए हैं, नेसेसरी सर्किट्स लगे हुए हैं। अब ये सर्किट्स क्या, सर्किट्स याद है ना, मैंने पिछली चैप्टर में आपको बताया था एडर के बारे में। तो वो एडर कैसे करता था उसको मैंने बताया था, पूरा हाफ एडर फुल एडर इनके मिक्स होके बनते हैं, और हाफ एडर की सर्किट कैसे बनेगी, फुल एडर की सर्किट कैसे बनेगी। तो वो तो सिर्फ एक एग्जांपल है, हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल बाइनरी एडर। तो वैसी बहुत सारी अलग अलग सर्किट्स लगी हुई है ALU के अंदर, उससे ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन, CPU CU ALU में, है ना। इसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स है, इनको याद रखना है। इसके अंदर दो एलिमेंट्स है मेनली, एक्यूमुलेटर और GPR, जनरल पर्पस रजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया ALU को ब्रेन भी बोलते हैं, इसका CU को नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और इस ALU क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। CU ALU को जब सिलिकॉन चिप पे मिला दे तो उसे माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसमें नेसेसरी सर्किट्स लगे हुए हैं इसके, ठीक है। और मैंने बताया था माइक्रो कोड मतलब एक एक्स्ट्रा कोड जुड़ा हुआ है इंस्ट्रक्शन के साथ, जो उसको बताता है डायरेक्शन की आपको क्या करना है, ठीक है। CPU को बताता है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे आता है इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट। तो अगला है इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर देखो, इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, देखो जब भी कोई कंप्यूटर बनाता था ना पहले, तब क्या करता था वो, कंप्यूटर को एकदम बेसिक लेवल पे ALU को समझाता था कि तुझे क्या करना है जब बेसिक रूट ऑपरेशंस आए, मतलब कि बेसिक रूट ऑपरेशंस मतलब अर्थमेटिक ऑपरेशन या लॉजिक ऑपरेशन, जैसे कि ऐड आए तो CPU को कैसे पता चलेगा कि ऐड करना है, ठीक है। मान लो कंपेयर का आ गया कि कौन सा ग्रेटर है, तो उसको बताना तो पड़ेगा कि कंपेयर का आया है ऑपरेशन तो तुझे कंपेयर करना है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो देखो बेसिकली वो मैंने माइक्रो कोड बताया ना आपको कि माइक्रो कोड आता है, तो उसके अंदर लिखा हुआ आता है साथ के अंदर कि आपको करना क्या है, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये कोई रियलिस्टिक वो नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई कंप्यूटर क्या समझता है, कोई कंप्यूटर क्या समझता है। जैसे 1100 आ गया, ठीक है, तो उसका मतलब समझ लिया कि ऐड करना है, और उसके बाद ऑपरेशन आ गया कि 5 और 6 को करना है, ठीक है, 5 और 6 और उससे पीछे ऑपरेशन क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। मान लो ऐसे आ गया 1111, तो वो समझ गया कि ग्रेटर ढूंढना है मुझे, कौन सा बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर वाला ढूंढना है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर कंप्यूटर में लिखा हुआ कोड दूसरे कंप्यूटर भी समझे, ठीक है। मतलब कि 1100 एक कंप्यूटर में एक जो बना है उस कंप्यूटर को उसने बता दिया कि 1100 जैसी है तेरे पास, तुझे ऐड करना है। वहीं दूसरा जना एक और कंप्यूटर बनाया, उसने बोला नहीं जब 1111 आए ना तब तुझे ऐड करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन एक कंप्यूटर में एक कोड लिखे जैसे 1100, ठीक है। फिर इसके बाद में अपने को क्या करना है, 5 को अपन लिखते हैं, 5 को अपन लिखेंगे 101, ठीक है, और 4 को अपन लिखेंगे 100। ये अपनों ने पास किया, ठीक है, मतलब 5 4 और इसको ऐड करना है, ठीक है। तो ये अपनों ने एक कंप्यूटर में भेजा है, यही अपन दूसरे कंप्यूटर में भेजेंगे तो वो 5 और 4 को क्या कर देगा, कंपेयर कर देगा कौन सा बड़ा है, और इसका आंसर दे देगा 5 और इसके अंदर आंसर दे देगा 9, ठीक है। तो मतलब एक में लिखा हुआ कोड वो दूसरे में नहीं चलेगा, इंस्ट्रक्शन सेट। मतलब ये गड़बड़ क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है इंस्ट्रक्शन सेट, इसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। मतलब कुछ बेसिक डिफाइन कर रखा है कि ऐड के लिए ये कोड होगा, सब्ट्रैक्ट के लिए कोड होगा, डिवीजन के लिए कोड होगा, कंपैरिजन के लिए कोड होगा, ठीक है, सबके लिए अलग अलग कोड डिफाइन कर रखा है, तो वो बता रहा है, उसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो ये लगभग 200 या 200 से ज्यादा होते हैं, लगभग इतने होते हैं, 200 ज्यादा से ज्यादा 300 चल जाएंगे, ठीक है। इतने इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइन होते हैं। 200 का मतलब इसमें एक कोई ऐड का भी है, एक कोई सब्ट्रैक्ट का
भी है, ऐसे करके टोटल 200 या लगभग 200 के आसपास होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन सेट। और एक में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन सेट दूसरे में नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि एक में लिखा हुआ मशीन लैंग्वेज जो होती है ना, मशीन लैंग्वेज मतलब 1010 ही, ठीक है, वो दूसरे में नहीं सपोर्ट करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने बता दिया हर मैन्युफैक्चरर अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से बनाता है। ठीक है, तो एक में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन सेट दूसरे में नहीं चलता। तो उन्होंने क्या किया, पहले एक गड़बड़ ये भी आती थी कि है ना, क्या बोलते हैं, पहले एक जना मान लो कोई कोड ये बता दिया 1100 मतलब ऐड होता है, ये सब बता दिया। फिर उसने जब अपडेट किया ना, तो उसने चेंज कर दिया, चेंज करके बोल दिया कि उसी ने खुद ने चेंज कर दिया और बोल दिया अब मैं 1111 का मतलब बताऊंगा ऐड, और मतलब और भी नए फीचर्स लिया है। तो ऐसे खुद की मशीन में भी गड़बड़ आ रही थी। बाद में फिर पुरानी मशीन में भी नहीं चला पा रहे थे अपन। फिर उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, केवल अपनी मशीन में तो चली एटलीस्ट, पुराने वर्जन में भी चले, अपना मतलब नया वर्जन आ गया तो पुराने में भी चलना चाहिए। तो उस कारण क्या किया उन्होंने, जो पहले इंस्ट्रक्शन सेट लिखे, पहले मान लो उन्होंने 100 इंस्ट्रक्शन सेट लिखे, ठीक है, अब उन्होंने 50 और नए इंस्ट्रक्शन सेट लिए है, ठीक है, तो उन्होंने पूरे को रिफ्रेश, पूरे को चेंज करने के बजाय ऐसे कर दिया कि ये जो 100 इंस्ट्रक्शन सेट है ना, शुरुआत के 100 इंस्ट्रक्शन सेट तो वही रहेंगे, और जो एडिशनल 50 आए हैं वो इसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब 101, 102, 103 वो ऐड कर देंगे, और बाकी शुरू के वही रहेंगे। तो इस कारण क्या होगा, पहले वाले कंप्यूटर्स में भी अपने चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऐड किया है इसे बोलते हैं बैकवर्ड कंपैटिबल, मतलब पहले वाले सीपीयू भी चल जाएंगे। देखो इस लाइन पढ़ के बताता हूं, व्हेन दे डेवलप ए न्यू सीपीयू दे एंश्योर दैट इट्स इंस्ट्रक्शन सेट इंक्लूड ऑल इंस्ट्रक्शंस इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इट्स प्रीडिसेसर, यानी पहले वाले सीपीयू प्लस सम न्यू वंस, मतलब पहले वाले सीपीयू में भी चल जाएंगे इंस्ट्रक्शन सेट और नए वाले में भी चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले तो एज इट इज ऐसे कैसे रखे, और जो न्यू ऐड हुए वो उसके बाद ऐड कर दिए। ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी इज नोन एज बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी मतलब बैकवर्ड, पुराने जो कंप्यूटर्स हैं वो भी कंपैटिबल है नए वर्जन चलाने के लिए। ठीक है, एंड द न्यू सीपीयू सेट टू बी बैकवर्ड कंपैटिबल, बैकवर्ड कंपैटिबल बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ये तीन चीजें याद रखनी है। क्या होता है इसका मतलब समझना है। ठीक है, 200 या इससे लगभग ज्यादा होते हैं। ठीक है, एक में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन सेट दूसरे में नहीं चलेगा। ठीक है, और तीसरी चीज याद रखनी है, बैकवर्ड कंपैटिबल मतलब क्या होता है। बैकवर्ड कंपैटिबल मतलब क्या होता है, मतलब मैंने बता दिया कि एक में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन सेट दूसरी मशीन में, खुद की मशीन में ही चल जाएगा, दूसरी की मशीन में, है ना। उन्होंने उसका अपडेटेड वर्जन लाया, अपडेटेड में नए इंस्ट्रक्शन सेट लिया है, तो पुराने वाले में भी चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुराने वाले में अपने को कुछ भी चेंज नहीं किया, बस केवल जो एडिशनल नए लाए हैं वो नहीं चलेंगे, और जो पुराने वाले हैं वो तो चली जाएंगे, मतलब मैसेज का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रखनी है इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर आपको। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं अपन रजिस्टर्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस अब देखते हैं रजिस्टर्स। तो देखो रजिस्टर्स क्या होते हैं, अपने को पता है कि एक क्या है, अपने पास एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, पर वो क्या है, बहुत ज्यादा धीरे चलती है। अब अपने आगे आएगी क्या होती है, पर मैं बता देता हूँ, सेकेंडरी मेमोरी जो अपनी हार्ड डिस्क वगैरह होती है वो होती है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा धीरे चलती है। ठीक है, तो उसलिए लाए प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये इससे फास्ट चलती है तो डाटा पहले इससे इसमें जाता है। ठीक है, पर प्राइमरी मेमोरी भी सीपीयू के कंपेयर में बहुत धीरे चलती है। ठीक है, तो उसके बाद क्या लाए, रजिस्टर्स लाए। रजिस्टर्स क्या होती है, ये अलग से नहीं होता है, सीपीयू के अंदर ही होता है इनबिल्ट, सीपीयू के अंदर ही मेमोरी होती है। अभी क्यों होती है, ये इसलिए होती है और फास्ट डेटा फैच करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद में एक और आती है कैश मेमोरी, वो इससे भी फास्ट होती है। तो ऐसे चलता है, मतलब ये सबसे स्लो, फिर इसके बाद में प्राइमरी मेमोरी लेती है डाटा, फिर रजिस्टर्स, फिर कैश, और इनके साथ मतलब ये तीनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, ये कैश में जाता है, सीपीयू कैश के बारे में बताऊंगा क्या चीज है। ठीक है, तो ये रजिस्टर्स, अब रजिस्टर्स क्या काम का है, सीपीयू अकेला देखो परफॉर्म कर रहा है कोई ऑपरेशन, जैसे अपने ने इसके पास भेज दिया 4+5 ऐड करना है तुझे। ठीक है, तो ये एटलीस्ट 4+5 स्टोर करने के लिए जगह तो होनी चाहिए। प्राइमरी मेमोरी ने तो भेज दिया 4 और 5 ऐड कर, और क्या ऐड करना है वो ऑपरेशन भेज दिया। ठीक है, पर ये
स्टोर करने के लिए भी तो उसके पास जगह होनी चाहिए, तो उसके लिए काम आया रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स आप बोलोगे फिर एक ही चाहिए कि भाई ये स्टोर कर ले, एक नहीं बहुत सारे चाहिए। अब क्यों चाहिए वो अपन एक एक रजिस्टर्स के बारे में समझेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। अब रजिस्टर्स की साइज देख लेते हैं कितनी होती है। तो इसमें साइज बता रहा है और ये टेम्पररी होल्ड करता है, मतलब 4-5 ऐड किया, सीपीयू को भेज दिया, फिर दूसरा आया इंफॉर्मेशन, फिर सीपीयू को भेज दिया, ऐसे टेम्पररीली होल्ड करके रखता है, ठीक है। और सीपीयू के अंदर इनबिल्ट होते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। इनकी लेंथ लगभग कितनी होती है? इनकी लेंथ होती है 8 बिट का भी होता है, 32 का भी होता है, 64 का भी होता है, 128 बिट का भी होता है। बिट समझ रहे हो ना? बिट मतलब 128 बार 01010101 स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो 8 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट, ठीक है। ये बोल रहा है ए सीपीयू विद 32 बिट रजिस्टर कैन प्रोसेस डाटा ट्वाइस एज लार्ज एज वन ऑफ 16 बिट रजिस्टर। 16 बिट जितना स्टोर करेगा उससे दुगना करेगा 32 बिट, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इतने बिट का आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो मैं कर रखा हूं ना, ये टेम्पररी स्टोर करता है स्टोरेज, ठीक है। सीपीयू के अंदर होता है इसका डेटा। ये कितने कितने का आता है? 8 से लेके 128 बिट तक का आता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, रजिस्टर्स कैसे कैसे क्लासीफाई हो रखे हैं, ठीक है। तो मैं किसका क्लासिफिकेशन बताता हूँ, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा। सबसे पहले क्या है, कोई भी डाटा अपने पास आएगा या जाएगा वो अपने पास होगा, एक सेकंड में इसको, हाँ अब देखो, ठीक है। अपने पास कोई सा भी डेटा आएगा या जाएगा वो जाएगा MBR रजिस्टर्स के अंदर। अब ये MBR क्या है? इसे बोलते हैं मेमोरी बफर, एक सेकेंड, हाँ, मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है। मेमोरी बफर रजिस्टर ये क्या है? ये है एंट्री एंड एग्जिट गेट किसी भी डाटा के लिए। क्या है? एंट्री एंड एग्जिट गेट, मतलब हम बोल सकते हैं इसे एंट्री या एग्जिट गेट। अगर किसी डाटा को आना है या जाना है, ठीक है, वो सबसे पहले इसमें से एंटर करेगा, इसी में से जाएगा। ये समझो ये सारा रजिस्टर से एक घर है और एक घर का गेट है, जहां पे से कोई भी डाटा को आना है तो इसी से आएगा, प्रोसेस होके जाना है तो इसी से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या काम आता है? मेमोरी बफर रजिस्टर्स, इसी में से आएगा डाटा, इसी में से जाएगा डाटा, ठीक है। फिर ये क्या करता है? MBR, ये अपने भेज देता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को। एक होता है IR जिसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। इसको डाटा भेजता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, ठीक है। इसके पास से कोई डाटा आया, प्राइमरी मेमोरी से आया इसके पास डेटा, और ये भेज दिया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? उस जो अपने पास आया है डेटा उसको दो पार्ट में बांट देता है, उसको दो पार्ट में बांट देता है। एक पार्ट तो क्या करता है? वो दे देता है डिकोडर को। मतलब दो पार्ट क्या है, उन पार्ट के नाम क्या है? एक पार्ट तो बांट देता है एड्रेस पार्ट, और एक पार्ट बांट देता है ऑपरेशनल पार्ट, ठीक है। ऑपरेशनल पार्ट, एड्रेस पार्ट में क्या होता है? वो उसका एड्रेस, मतलब कहां पे वो स्टोर है डाटा, मतलब पता तो चले अपने को कहां पे स्टोर है डेटा, ताकि उसको फैच करे या फिर जो भी रीड राइट करना है तो उसका एड्रेस बताता है। जैसे एड्रेस, जैसे अपने पास डेटा आया 5 पर उसका एड्रेस है 1001, ठीक है, तो वो उसका एड्रेस बताता है, ठीक है। अब ये जो एड्रेस है ना, ये कहां जाके स्टोर होता है? ये स्टोर होता है MAR, जिसको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। यहां पे जाके स्टोर होता है MAR के अंदर। यहां पे क्या होता है? जो भी डाटा आया ये दो पार्ट में टूट जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, एक तो एड्रेस पार्ट, एक ऑपरेशनल पार्ट। एड्रेस पार्ट कहां पे जाके स्टोर होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। इसमें करंट एड्रेस से स्टोर होता है, करंट एड्रेस, ठीक है। ऑपरेशनल पार्ट, ऑपरेशन यानी क्या ऑपरेशन करना है अपने को, 5+6 करना है, 6+7 करना है, ये जाता है डिकोडर के पास। और मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में डिकोडर कहां पे होता है ना, ये जाता है डिकोडर के पास, ठीक है। डिकोडर क्या करता है? इसको डिकोडर इसको डिकोड करता है। डिकोड मतलब क्या करना है ऑपरेशन, ये कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट में आता है डिकोडर। डिकोडर उसका पूरा का पूरा वो देख लेता है कि प्लस करना है 5 6 इसको करना है, फिर वो ट्रांसफर कर देता है उसको, क्या, कंट्रोल यूनिट को, ठीक है, ALU को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को, ठीक है। तो डिकोडर क्या करता है? ऑपरेशनल पार्ट का सारा काम करता है डिकोडर, ठीक है।
अब ये जो अपन डिकोड कर रहे हैं, मतलब अब ये गया डिकोड कर दिया, फिर वो उसने उसको भेज दिया एएलयू को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। ठीक है, अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में कौन कौन से रजिस्टर काम आते हैं उसके बारे में देखते हैं। एक तो आता है एक्यूमुलेटर, जो हमने पढ़ा था, याद करो क्लासिफिकेशन में, एक्यूमुलेटर। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर क्या करता है, ये एक्यूमुलेटर बेसिकली इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट यानी जैसे आपको मान लो 11 और 25 को ऐड करना है। ठीक है, तो इधर से ऐड करेंगे तो 5 और 1 6। ठीक है, या फिर मैं और हाई ले लेता हूं नंबर, 29 और 39 को ऐड करना है। ठीक है, तो 9 2 जा 18। ठीक है, तो 18 का एक कैरी है, वो कहां पे स्टोर होगा, ये ऐड कर रहा है तो कैरी भी तो कहीं स्टोर होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं इंटरमीडिएट रिजल्ट। तो देखो एक्यूमुलेटर ये इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करता है, कौन कौन से इंटरमीडिएट। ठीक है, प्लस जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट यानी इसको आपने ऐड कर दिया 39 प्लस 29 जो कि होगा 68। ठीक है, तो 68 को ये भी स्टोर करेगा, 68 को भी स्टोर कर देगा और इसको भी करेगा। तो ये इंटरमीडिएट रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट दोनों को स्टोर करता है। तो यहाँ डिकोडर में आ जाने के बाद एक तो एक्यूमुलेटर काम में आता है। ठीक है, और जो सीपीयू को मदद करता है, और क्या काम में आता है, एक आता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये क्या काम आता है, ये आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर तो क्या है, अभी का एड्रेस स्टोर कर रखा है जो है, इसके बाद कौन सा लेना है, इसके बाद भी तो लेना पड़ेगा सीपीयू को कि कौन सा अब अगला इंस्ट्रक्शन लेना है खत्म होने के बाद में। जैसे इसने फाइनल रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद स्टोर करने के लिए अगला कौन सा रिजल्ट है वो भी तो देखना पड़ेगा, तो वो देता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। इसमें इसकी अगली जो प्रोसेस होगी उसका एड्रेस होगा, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इसकी अगली एड्रेस होगी उसका एड्रेस होगा, अगला जो प्रोसेस होगी उसका एड्रेस होगा। ठीक है, इसमें क्या आता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में, एक टर्म आता है जिसे अपन बोलते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं, ब्रांच इंस्ट्रक्शन। इस ब्रांच इंस्ट्रक्शन को अपन अलग से समझ सकते हैं, क्या चीज है ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वो इंस्ट्रक्शन जो कि सीक्वेंस बीच में बिगाड़ दे। मतलब जैसे कि अपना सीक्वेंस चल रहा है, 101 प्रोसेस है, ठीक है, एड्रेस है 101 एड्रेस है, प्रोसेस है, सीपीयू एग्जीक्यूट कर दिया, फिर हमें 102 आई, है ना, 102, अब ये 101 चल रही है अभी, ठीक है, ये है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर। ठीक है, फिर हमें 102 पहले से ही है ना, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में स्टोर है। ठीक है, फिर उसके बाद में 103 आई, अब 101 को एग्जीक्यूट कर दिया तो प्रोग्राम काउंटर जस्ट अगले पे चल जाएगा और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर 102 पे आ जाएगा। ठीक है, अब 103 प्रोग्राम काउंटर मतलब अगला कौन सा एग्जीक्यूट करना है वो है। तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ब्रांच इंस्ट्रक्शन इसको बीच में बिगाड़ देता है। 101 चल रहा है, 102 चला, 103 चला, उसके बाद एकदम से 107 आ गया। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं ब्रांच इंस्ट्रक्शन। तो अपन क्या करते हैं, इन इंस्ट्रक्शन से ज्यादा बचने की कोशिश करते हैं। अब इनका अलग अलग एल्गोरिदम से अपन कैसे इससे बचे, या फिर अगर आ भी जाए तो इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो ब्रांच इंस्ट्रक्शन टर्म का मतलब ये है बीच में जो बिगाड़ते सीक्वेंस, है ना, उसे बोलते हैं अपन ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ऐसा इंस्ट्रक्शन जो कि सीक्वेंस वाइज अपने को नहीं चलने दे और बीच में कोई दूसरा ही एड्रेस लगा दे। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन नाम का एक वो मतलब था, वो मैं आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा कौन सी जरूरत पड़ता है, इसके अलावा एक आता है आईओ रजिस्टर, एक आता है आईओ रजिस्टर। ये क्या होता है, ये होता है जो भी इनपुट आउटपुट, मतलब जैसे आपने कीबोर्ड से लिखा कुछ भी, ठीक है, हाई लिख दिया या फिर कुछ भी लिखा कीबोर्ड से, ठीक है, तो वो आके इसमें स्टोर होगा आईओ, या फिर है ना कीबोर्ड से अपने चला नहीं, एरर आ गई, वो मांगा था इनपुट पर अपनों ने दिया, एरर आ गई तो वो एरर स्टोर कर लेगा। ठीक है, आईओ रजिस्टर मतलब इनपुट आउटपुट से जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी की सारी आईओ रजिस्टर के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, ये बेसिकली रजिस्टर्स हैं, 6 रजिस्टर्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेटर में फाइनल रिजल्ट आ गया, उसके बाद इंस्ट्रक्शन को जानना है, प्रोसेस को जानना है, तो वो इससे ही जाएगी वापस। ठीक है, आएगी भी इससे, जाएगी भी इससे। तो MBR क्या है,
एंट्री और एग्जिट गेट है मेमोरी बफर रजिस्टर किसी भी इंस्ट्रक्शन को आने जाने के लिए। ठीक है, फिर ये भेजता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास। ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बेसिकली क्या काम करता है, दो टुकड़े कर देता है उसके जो भी इंस्ट्रक्शन आया है, एक तो दे देता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को और दूसरा दे देता है ऑपरेशनल पार्ट डिकोडर को। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करंट एड्रेस को होल्ड करती है। ठीक है, ऑपरेशनल पार्ट डिकोडर पहले देखता है सीयू कौन सा है क्या है, सारी चीजें ऐड करना है और अर्थमेटिक है तो मतलब सीपीयू के पास जाना चाहिए, फिर सीपीयू को भेज देता है। फिर सीपीयू के अंदर बेसिकली कौन कौन से सीपीयू को मदद करते हैं साथ में करने के लिए। ठीक है, एक करता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है इंटरमीडिएट और फाइनल रिजल्ट को स्टोर करता है, इंटरमीडिएट बीच का या फिर फाइनल रिजल्ट आखिरी रिजल्ट। ठीक है, और रिजल्ट जैसे ही पूरा हो गया और अब इंस्ट्रक्शन को जानना है वो वापस एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर के थ्रू जाएगा। ठीक है, फिर इसके अलावा एक मदद करता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर जो कि अगला एड्रेस स्टोर करता है, अगली प्रोसेस कौन सी आएगी। इसमें एक आता है ब्रांच इंस्ट्रक्शन मतलब जो सीक्वेंस बिगाड़ देता है। ठीक है, बीच में एक आता है आईओ रजिस्टर। आईओ रजिस्टर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, तो ये 6 रजिस्टर मेनली। इसके अलावा एक आता है जनरल पर्पस रजिस्टर। ये बहुत सारे होते हैं, एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। ये होते हैं जनरल पर्पस। बेसिकली अगर कोई थोड़ा सा और किसी चीज में अपने को स्टोर करने की जरूरत पड़ गई तो ये बहुत सारे अलग अलग होते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, उनके अंदर अपन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतने बिट्स के आते हैं 8 बाइट से लेके 128 बिट तक। ठीक है, तो ये सब सीपीयू के अंदर होते हैं, ये सब सीपीयू को मदद करते हैं एग्जीक्यूट करने में प्रोसेस रजिस्टर्स। ठीक है, उनका मैंने मतलब आपको बता ही दिया। अब अपन चलते हैं आगे। अब देखो अगला है प्रोसेसर स्पीड। ठीक है, तो मैं इसका पर्टिकुलर नोट्स बना रखा हूं, क्या क्या आपको याद करना है क्या नहीं करना, तो वो देखते हैं। ठीक है, प्रोसेसर स्पीड मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, प्रोसेसर स्पीड अब मैं उसी बुक में से लिख रखा हूँ सब चीजें, बस जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिख रखा हूँ। ठीक है, केवल ये याद ही करनी है आपको। ठीक है, वो मैंने नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो देखते हैं प्रोसेसर स्पीड के बारे में। तो प्रोसेसर स्पीड अपन देखने से पहले जानते हैं सिस्टम क्लॉक क्या होती है। सिस्टम क्लॉक क्या होती है, सिस्टम क्लॉक बेसिकली कंप्यूटर के अंदर एक बिल्ट इन क्लॉक होती है जो कि इंटरप्ट भेजती है। इंटरप्ट मतलब जैसे सीपीयू को ना कहते हैं, उन्होंने बता रखा है कि प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। अब वो कब तक एग्जीक्यूट होगी, बोल दिया कि इसको 100 माइक्रोसेकंड के लिए एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट किया, अब उसको छोड़ना है 100 माइक्रोसेकंड के बाद। तो वो सब कौन बताती है, वो सब सिस्टम क्लॉक करती है। बीच में एक इंटरप्ट भेजेगी, एक सिग्नल भेजेगी, इंटरप्ट सिग्नल, तो उससे क्या होगा, वो सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू समझ जाएगा बस अब मुझे इस प्रोसेस को यहीं छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी मल्टी फंक्शनल काम में आती है, अलग अलग काम में, कि बीच में इंटरप्ट भेज दी है ना। तो और आगे चीजें आएगी, जैसे है ना कहते हैं ये डिवाइस ड्राइवर आता है। ठीक है, तो उसके अंदर भी ये काम में आता है कि ये इंटरप्ट भेजता है और बता देता है कि तू अब एक्सेस कर सकता है बसेस को। ठीक है, तो सिस्टम क्लॉक एक क्लॉक लगी हुई होती है ना, जो कि इंटरप्ट भेजती है, सिग्नल्स भेजती है और बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए आती है यूज में। ठीक है, अब इसके अंदर एक होता है क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल मतलब सिस्टम क्लॉक एमिट्स मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, मतलब वो क्या करती है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ सिग्नल्स भेजती है हर सेकंड। ठीक है, और एक सिग्नल के अंदर वो एक बिट का ट्रांसफर करवा देती है, मतलब कुछ भी जो भी एक काम कर देती है टोटल। जैसे एक सिग्नल भेजी, एक सिग्नल भेजने से एक बिट अपने पास प्राइमरी मेमोरी से रजिस्टर के अंदर चल गई। ठीक है, तो वो सिग्नल्स भेजती है अलग अलग और हर सिग्नल के अंदर एक ना एक काम होता रहता है। ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन भेज देती है। ठीक है, तो उससे अपन बोलते हैं क्लॉक साइकिल। क्लॉक साइकिल मतलब एक सेकंड में वो कितने सिग्नल्स एमिट कर रही है, कितने काम कर रही है, तो उसे अपन बोलते हैं क्लॉक साइकिल। ठीक है, अब एक साइकिल एक सेकंड में एक भी साइकिल हो सकती है, मल्टीपल साइकिल भी हो सकती है। मल्टीपल साइकिल कैसे होगी, आना क्या बोलते हैं, मतलब एक साइकिल मतलब कि मिलियंस ऑफ ऑपरेशन कर दी वो परफॉर्म, मिलियंस ऑफ सिग्नल्स भेजी सिस्टम क्लॉक और अपने पास वो क्या बोलते हैं मिलियंस ऑफ काम एक साथ परफॉर्म हो गए, मतलब बिट ट्रांसफर हो गई या फिर जो भी अपने पास काम करने थे वो हो गए। ठीक है, अब एक ही साइकिल नहीं, मल्टीपल साइकिल भी हो सकती है, मतलब अपनी सिस्टम क्लॉक काम तो कर रही है कि भाई है ना क्या बोलते हैं
1 मिलियन ऑपरेशन करने का, पर फिर भी अपन 2 मिलियन करवाना चाहते हैं कि 2 मिलियन एक साथ हो ताकि डबल स्पीड से काम चले। तो अपन क्या करते हैं, डबल एएलयू लगा देते हैं, क्योंकि एएलयू के अंदर ही होती है सिस्टम क्लॉक। ठीक है, तो डबल एएलयू लगा लेंगे तो 2 बार डबल स्पीड से काम होगा। ट्रिपल एएलयू लगा लेंगे तो 3 सिस्टम क्लॉक आ जाएगी, 30 मिलियन 3 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एक साथ परफॉर्म करा लेगी। ठीक है, तो बहुत सारे सीपीयू मल्टीपल एएलयूज का यूज करते हैं, तो उस वजह से क्या है, मल्टीपल एएलयूज का यूज करते हैं, उस वजह से स्पीड इसकी बहुत तेज हो जाती है इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने की। और अगर अपन मल्टीपल एएलयूज का यूज कर रहे हैं ना, तो उससे बोलते हैं सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। इस वर्ड का नाम याद रखना, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। वन साइकिल में वन ऑपरेशन आना, और मोर देन वन ऑपरेशन, मतलब वन साइकिल मतलब एक एएलयू है ना, क्या बोलते हैं, मिलियंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करा देगी। यहाँ पे वन ऑपरेशन मुझे लिखना चाहिए, वन सिस्टम क्लॉक। एक साइकिल परफॉर्म हुई, एक सिस्टम क्लॉक कराएगी। 2 साइकिल हुई तो ना क्या बोलते हैं, 2 सिस्टम क्लॉक कराएगी। मल्टीपल आई तो मल्टीपल सिस्टम क्लॉक ऑपरेशन परफॉर्म कराएगी। और अगर मल्टीपल एएलयूज का अपन यूज कर रहे हैं, मल्टीपल सिस्टम क्लॉक का यूज कर रहे हैं, तो उसे अपन बोलते हैं सुपर स्केलर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्पीड की। ध्यान रखना है, इसमें आपके जो दे रखा है बुक में, वो 3 चीजें दे रखी है। पीसी की स्पीड दे रखी है, वर्क स्टेशन या मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर की दे रखी है, और सुपर कंप्यूटर की दे रखी है। ठीक है, देखो आपको एग्जैक्ट ऐसा कैसे याद करना है, कुछ भी इधर आना पानी नहीं है। पीसी के अंदर स्पीड जो नापी जाती है, वो नापी जाती है मेगा या गीगा हर्ट्ज के अंदर। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, गीगा का मतलब होता है 10 की पावर 9, हर्ट्ज का मतलब होता है पर साइकिल, मतलब एक साइकिल के अंदर 10 की पावर 6 बार ये ऑपरेशन परफॉर्म करती है। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब, एक साइकिल में 10 की पावर 9 ऑपरेशन परफॉर्म करती। तो एक रेंज दे रखी है मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज, इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं एम एच जेड या फिर जी एच जेड। ठीक है, रेंज इसकी लगभग कितनी है, रेंज है 500 से 4000 मेगाहर्ट्ज होती है जनरल एवरेज। ठीक है, 500 से 4000 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, और अगर गीगा में कन्वर्ट करना है तो 0.5 से 4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी स्पीड होती है। ठीक है, ये पीसी की स्पीड आ गई। वर्क स्टेशन मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर की कितनी होती है, इसकी नापी जाती है मिप्स या बिप्स के अंदर। मिप्स मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, बिप्स यानी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है, एक सेकंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये किसकी होती है, वर्क स्टेशन मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ठीक है, जनरल जो एवरेज रेंज है, जो ज्यादातर वर्क स्टेशन मिनी या मेन फ्रेम कंप्यूटर में होती है, वो होती है 500 मिप्स की, 500 मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 500 मिलियन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देता है। ठीक है, पीसी से डेफिनेटली ज्यादा होती है। ठीक है, अब आती है सुपर कंप्यूटर्स की, जो सबसे तेज माने जाते हैं। सुपर कंप्यूटर्स की नापी जाती है फ्लॉप्स के अंदर। फ्लॉप्स मतलब फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ये अपने आगे आएगा, अपन समझ लेंगे फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में नापी जाती है इसकी स्पीड। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली मैं अगर जनरल बताऊं तो बहुत या तो बहुत बड़ी चीज के लिए या बहुत छोटी चीज के लिए नापी जाती है फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, या तो जैसे एटम की साइज देखनी है तो अपन फ्लोटिंग पॉइंट का यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा है जैसे यूनिवर्स की एज देखनी है तो अपन फ्लोटिंग पॉइंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी या बहुत बड़ी के लिए मानी जाती है। तो बहुत बड़ी की बात कर रहे हैं, बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर देता है, तो इसको फ्लॉप्स में नापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। अब फ्लोटिंग पॉइंट भी कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, या तो मिलियन फ्लॉप्स होगा, एम फ्लॉप्स होगा, या फिर जी फ्लॉप्स होगा, टी फ्लॉप्स होगा, पी फ्लॉप्स होगा। एम का मतलब 10 की पावर 6, जी का मतलब 10 की पावर 9, टी का मतलब 10 की पावर 12, पी का मतलब 10 की पावर 15। इनका नाम है, एम मतलब मिलियन या फिर मेगा, जी मतलब गीगा, टी मतलब टेरा, पी मतलब पेटा। ठीक है, याद रखना है आपको ऐसा कैसा। इसकी रेंज नापी जाती है 500 टी फ्लॉप्स, 500 टेरा फ्लॉप्स या फिर टेरा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी रेंज हो गई। तो आज अपन यहां तक ही पढ़ेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसको आप ऐसा कैसा याद कर लेना।